हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग तत्व और यौगिक के अंतर के बारे में पढ़े थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर दूसरा, क्लास 9th के चैप्टर दूसरा का कुछ आगे के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये आपके चैप्टर वाइज टॉपिक को लेकर चलना है। इसे आप नोट करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पदार्थ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पदार्थ जो होता है, पदार्थ को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला हो गया शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया मिश्रण। दोस्तों, शुद्ध पदार्थ जो होता है उसको भी दो भागों में बांटेंगे, तो पहला हो जाएगा तत्व और दूसरा हो जाएगा यौगिक। मिश्रण को भी दो भागों में बांट दिया है, तो पहला हो गया समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया विषमांगी। दोस्तों, अब एक एक करके हम सभी को देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए मिश्रण और विलयन में भेद। दोस्तों, मिश्रण किसे कहते हैं और विलयन किसे कहते हैं, इसमें क्या भेद है, इसके बारे में दोस्तों देखते हैं। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों, पहले हम समांगी मिश्रण को देखते हैं। वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल का घोल। इसके बाद दोस्तों देखिए विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इनके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मिश्रण जो है, मिश्रण को बांटे हैं तो एक समांगी मिश्रण होता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के उदाहरण में देख सकते हैं, वायु हवा हो गया दोस्तों, विलयन और कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। इसके अलावा विषमांगी मिश्रण की बात करेंगे तो मिट्टी हो गया और चट्टान हो गया। इसके आगे देखिए दोस्तों, मिश्रण के गुणधर्म के बारे में देखेंगे दोस्तों। मिश्रण के गुणधर्म। तो पहला देखिए दोस्तों दिया है, मिश्रण के संघटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। जो दोस्तों मिश्रण होते हैं उसके संगठकों को अलग किया जा सकता है, वो भी आसानी से। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रत्येक संगठन का अपना वास्तविक गुणधर्म होता है, संगठकों को अनुपात अलग अलग होता है। दोस्तों, अब विलयन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विलयन के बारे में। विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे दोस्तों नींबू जल, सोडा जल आदि। विलयन पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला देखिए दोस्तों ठोस विलयन, मिश्र धातु हो गया। दूसरा देखिए तरल विलयन जो होता है वो नींबू पानी हो गया दोस्तों। गैसीय विलयन जो होगा वो हो जाएगा वायु दोस्तों। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इनके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। जैसे नींबू जल, पानी में एक ही स्वाद होता है। ऐसा नहीं है कि चखने पर नींबू का स्वाद अलग प्राप्त हो और चीनी का अलग प्राप्त हो। विलयन के गुण। दोस्तों, विलयन के गुण के बारे में देखेंगे। यह एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। यह स्थायी होता है। छानने की विधि से इसके विलय कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जो विलयन बना होता है वो विलायक और विलय के मिलने से बना होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे आगे। देखिए दोस्तों, ये विलायक है और प्लस विलय। ये दोस्तों मान लीजिए चीनी है और ये पानी है, तो जो दोस्तों कम है, विलय जो है वो कम है और विलायक ज्यादा है। इन दोनों के मिलने से क्या बना है, विलयन बना है। दोस्तों, विलायक को अब देखेंगे और विलय को देखेंगे। विलायक किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले विलायक को। विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में होता है और यह दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है। दोस्तों, जो विलायक होता है, दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो विलायक होता है वह विलय यानी ये सबसे अधिक मात्रा में होता है और दूसरे घटकों को अपने में मिलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिया है घटकों को विलयन में मिलाता है तो विलायक कहलाता है। जैसे जल, एल्कोहल, तारपीन तेल आदि विलायक होते हैं। अब दोस्तों विलय के बारे में देखेंगे। विलय किसे कहते हैं, विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे कम मात्रा में रहता है और विलायक में घुला रहता है। जैसे चीनी, नमक, सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट और आयोडीन आदि। दोस्तों, एक प्रश्न बनता है, वायु के मिश्रण में विलायन और
विलेय का नाम बताइए। दोस्तों वायु के मिश्रण में विलायक और विलेय के नाम आपको बताना है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों सांद्रण किसे कहते हैं। सांद्रण किसे कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में देखिए। किसी मिश्रण में इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा होती है सांद्रण। जो दोस्तों सांद्रण होती है वो किसी मिश्रण में इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा होती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए दोस्तों। रसायन विज्ञान में किसी विलयन की सांद्रता उस विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात देखेंगे दोस्तों, अर्थात किसी विलयन के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। दोस्तों ये हो गया आपकी विलयन की सांद्रता। अब देखेंगे दोस्तों संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। जो दोस्तों पहला है संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ जब और अधिक नहीं घुलता तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। दोस्तों यदि हम पानी में नमक डाल के उसे दोस्तों घोलते जाते हैं, ताप देते हैं और घोलते जाते हैं तो घुलता जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पानी में नमक घुलना बंद हो जाता है तो उसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन। इसके अलावा दोस्तों दूसरा हम देखेंगे असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता घुलने की क्षमता से कम हो तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा तीसरा जो होता है अति संतृप्त विलयन होता है, इसको भी देखिए दोस्तों। यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो तो इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों घुलनशीलता किसे कहते हैं। घुलनशीलता के बारे में देखेंगे दोस्तों। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वह विलेय पदार्थ की घुलनशीलता कहलाता है। दोस्तों ये आपका घुलनशीलता हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कोलाइडल विलयन और टिंडल प्रवाह। कोलाइडल विलयन क्या होता है और टिंडल प्रवाह क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग देखेंगे निलंबन। निलंबन किसे कहते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। वह विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम के समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म। जो दोस्तों निलंबन के गुण होते हैं उसके बारे में देखिए। पहला दोस्तों यह एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इनके निलंबित कण प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं। चौथा देखिए दोस्तों ये अस्थायी होते हैं। पांचवा देखिए दोस्तों इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोलाइडल विलयन के बारे में हम लोग देखेंगे। कोलाइडल विलयन किसे कहते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण अति सूक्ष्म होने की वजह से दिखाई तो नहीं देते परंतु कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं और ये प्रकाश किरण को आसानी से फैला देते हैं। ऐसा विलयन कोलाइडल विलयन कहलाता है। जैसे दोस्तों दूध, धुआं, कोहरा आदि ये क्या होते हैं दोस्तों, ये कोलाइडल विलयन होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये एक टॉर्च है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दे रहा है विलयन जो होगा वहाँ अगर टॉर्च की लाइट अगर जलाते हैं तो विलयन में टॉर्च की लाइट नहीं दिखाई देती है परंतु कोलाइडल जो होता है कोलाइडल विलयन में यहाँ पर टॉर्च की लाइट दिखाई देती है। दोस्तों इसके अलावा देखिए कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। कोलाइडल विलयन के क्या गुण होते हैं इसके बारे में दोस्तों देखते हैं। पहले देखेंगे दोस्तों कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। पहला देखेंगे यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा देखिए दोस्तों इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता है दोस्तों। तीसरा ये प्रकाश के मार्ग को दृष्ट बनाते हैं। चौथा देखिए दोस्तों छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। पांचवा देखिए दोस्तों ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों कोलाइडल विलयन के संगठन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था
कहते हैं, अर्थात विलेय कणों की परिक्षिप्त प्रवास्था कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम दोस्तों, दूसरा देखिए परिक्षेपण माध्यम। दोस्तों वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, अर्थात विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट के बारे में दोस्तों देखेंगे। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, कोलाइडल के छोटे छोटे कण प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं। इस प्रकार प्रकाश के किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है या फिर टिंडल इफेक्ट कहलाता है। नोट्स में दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। टिंडल प्रभाव की खोज टिंडलन नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों टिंडल भी कहते हैं, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। टिंडल प्रभाव दर्शाने वाले कोलाइडल के सामान्य उदाहरण को देखेंगे दोस्तों। टिंडल प्रभाव दर्शाने वाले कोलाइडल के सामान्य उदाहरण देखिए दोस्तों, दूध जो होता है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। फेस क्रीम हो गया दोस्तों, कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया दोस्तों, धुआं, शेविंग क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़ जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि दोस्तों। इसके आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये एक बच्चा है और यहाँ से धूप की जो रोशनी आ रही है, तो ये जो चीज देख रहा है दोस्तों, ये जो आपको इफेक्ट दिख रहा है, इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव दोस्तों। इसमें जो धूल के कण होते हैं प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं दोस्तों, और इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया है, आपने घरों की छतों या खिड़कियों से टिंडल प्रभाव को देखा होगा। जब प्रकाश का पुंज इन छिद्रों से गुजरता है तो वायु में उपस्थित कोलाइडल के कण दृश्य हो जाते हैं और स्पष्ट देखे जा सकते हैं। ऐसा जंगलों में भी देखा जाता है। जब घने पेड़ की डालियों के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो वायु के कण दृश्य हो जाते हैं। जैसे दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं, जंगल में इस प्रकार का सीन आपको देखने को अक्सर मिलता होगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे मिश्रण के घटकों को पृथक्करण। जो दोस्तों मिश्रण बनता है उसके जो घटक होते हैं उसको अलग अलग कैसे किया जा सकता है, किस किस प्रक्रिया में किया जा सकता है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं दोस्तों। उन सभी विधियों को हम लोग देखेंगे, जानेंगे। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर या छन्नी से छानकर आदि, परंतु कभी कभी इन घटकों को अलग करने के लिए विशेष तकनीकी का भी प्रयोग किया जाता है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है या फिर निम्न विधियां हैं दोस्तों। पहली विधि का नाम सुनिए, वाष्पीकरण विधि द्वारा मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अपकेंद्रण विधि द्वारा भी किया जाता है, पृथक्करण विधि द्वारा भी किया जाता है, ऊर्ध्वापतन विधि द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी विधि भी है, आसवन विधि या प्रभाजी आसवन विधि है, क्रिस्टलीकरण विधि है दोस्तों। एक एक करके सभी विधियों को देखेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि के बारे में हम लोग दोस्तों जानते हैं। इस विधि में जलीय पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत कर दिया जाता है और मिश्रण के बाकी कण शेष रह जाते हैं। अनुप्रयोग में देखिए दोस्तों, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जल से काले रंग की स्याही को अलग करने में किया जाता है। अब दोस्तों दूसरा देखेंगे अपकेंद्रण विधि। यह वह विधि है जिसमें एक अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि एक प्रकार के मथनी या मिक्सी होती है, जिसे मिश्रण में इसे तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। अनुप्रयोग, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा दोस्तों डेयरी तथा क्रीम में से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में भी इसे लाया जाता है। कपड़े धोने की मशीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे पृथक्करण विधि क्या कहलाता है। पृथक्करण दोस्तों देखिए, इस विधि के द्वारा दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को अलग किया जाता है। पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। अनुप्रयोग में दोस्तों देखिए, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में
धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों देखिए ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि किसे कहते हैं? इस विधि के द्वारा ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थ को ऊर्ध्वपतित न होने वाले अशुद्धियों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थ जैसे अमोनिया क्लोराइड, कपूर, नेपथेलिन और एंथासिस इसके उदाहरण है। अनुप्रयोग में दोस्तों देखेंगे अमोनिया क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने में ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कपूर और लोहे के बुरादे को अलग करने में ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी विधि देखेंगे दोस्तों, इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं। मिश्रण के घटकों के पृथक करने की उस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अनुप्रयोग में दोस्तों देखिए डाई के रंगों को अलग करने में, प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त के नशीले पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि के बारे में दोस्तों देखेंगे। आसवन विधि का प्रयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, जो 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को अलग करने की इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी स्तंभ क्या होता है दोस्तों? प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों में भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। वायु के संगठनों का पृथक्करण। जब हमें वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन को पृथक करना होता है। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है और इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं। इस विधि में जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायु का एक प्रमुख घटक है, सूक्ष्म बर्फ के रूप में निर्गत होता है। अनुप्रयोग: वायु से विभिन्न गैसों को पृथक्करण करने में, पेट्रोलियम उत्पादों को उसके विभिन्न घटकों को पृथक करने में। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे क्रिस्टलीकरण विधि क्या होता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है या और किसे कहते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन में से पृथक किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण: समुद्री जल से प्राप्त नमक की अशुद्धियों को अलग करने में। अनुप्रयोग दोस्तों देखिए समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने को फिटकरी को पृथक करने में। क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से उत्तम होती है जिसके कारण है। पहला देखिए दोस्तों, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलेय में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। भौतिक गुण दोस्तों, अब देखेंगे भौतिक गुण किसे कहते हैं, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। ऐसा गुण जिसका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं भौतिक गुण कहलाते हैं, जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, तनाव, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक आदि। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। दोस्तों देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन दिया है और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन दिया है। दोस्तों देखेंगे भौतिक परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक गुणों
में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा देखिए भौतिक परिवर्तन दोस्तों, भौतिक परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तित किए होता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करने पर होता है। उदाहरण दोस्तों, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। उदाहरण, लोहे की अलमारी में जंग लगना। दोस्तों भौतिक परिवर्तन की बात करें तो मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, और दोस्तों रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो लोहे की अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से क्रिया। पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन, रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन और नया पदार्थ। दोस्तों ये प्रक्रिया होता है नया पदार्थ बनाने में। इसके अलावा देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, पेड़ों को काटना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। जल का साधारण नमक में घुलना, फलों से सलाद बनाना आदि भौतिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, भोजन का पचना, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, सब्जियां काटने से चाकू का रंग बदलना, लकड़ी एवं कागज का जलना। ये सब दोस्तों जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।